मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, MA उत्तरार्ध भाषा विज्ञान, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के क्रम में प्रथम प्राकृत एवं द्वितीय प्राकृत पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम तृतीय प्राकृत पर चर्चा करते हैं। तृतीय प्राकृत काल मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन इस काल की जो भाषा है वह अपभ्रंश है और अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी तक होता रहा। इसलिए मोटे तौर पर हम भले ही 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल माने या तृतीय प्राकृत का काल माने, लेकिन अपभ्रंश का प्रयोग 15वीं-16वीं शताब्दी तक होता रहा है। यह विषय हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तृतीय प्राकृत काल की भाषा को, जैसा मैंने बताया, अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का अर्थ ही है विकृत, भ्रष्ट या पतित। जब प्राकृत भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा और वे व्याकरणबद्ध हो गई, तो धीरे धीरे साहित्यिक प्राकृत और बोलचाल की प्राकृत भिन्न भिन्न हो गई। आगे चलकर स्वतंत्र रूप से विकसित होती हुई उसी बोलचाल की प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। तो तत्कालीन प्राकृत के पंडितों ने परिनिष्ठित प्राकृत की तुलना में इसे विकृत, बिगड़ा हुआ या अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट हुआ रूप माना, इसलिए इसे अपभ्रंश कहा। यह प्राकृतों और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। आगे चलकर अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यह विषय तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपभ्रंश भाषा का काल, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। इसका बिगड़े हुए भाषा रूप के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले व्याडी और पतंजलि ने किया, किंतु भाषा के अर्थ में इसका उल्लेख सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईस्वी में भामह ने अपने काव्यालंकार और चंड ने अपने प्राकृत लक्षणम ग्रंथों में किया है। अपभ्रंश में साहित्य पर्याप्त रूप से मिलता है। रैद्धुकृत करकंडचर्यु, धर्मसूरिकृत जम्बूस्वामी रास, पुष्पदंतकृत आदि पुराण, सरहपादकृत दोहा कोश, स्वयंभू रचित पौमचर्यु, धनपाल रचित भविष्यवत कथा और राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा अपभ्रंश भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। अपभ्रंश का विकास सर्वप्रथम भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु इसके परिनिष्ठित रूप का विकास मध्य प्रदेश की भाषा में और कहें कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के भेदों पर मुख्यतः डॉक्टर याकोबी, डॉक्टर तगारे, डॉक्टर नामवर सिंह आदि विद्वानों ने विचार किया है।
इस संबंध में इतना अधिक मतभेद है कि अपभ्रंश के भेदों की संख्या 2 से लेकर 27 तक मानी गई है। लेकिन मुख्य तौर पर अपभ्रंश के 7 भेद है या 7 रूप है, जिससे हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। जैसे पहला रूप है मागधी। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये 4 आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। दूसरी है अर्धमागधी। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की भाषाएं या बोलियां निकली। तीसरी है मराठी, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी निकली। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। इस पहाड़ी पर शोरसेनी अपभ्रंश का और उसके नागर रूप से विकसित पुरानी राजस्थानी का काफी प्रभाव है। पांचवी अपभ्रंश से ब्राचड़। ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकली है। छठी अपभ्रंश से शोरसेनी, जिससे पश्चिमी हिंदी की बोलियां और इस शोरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से राजस्थानी निकली तथा गुजराती भाषा का विकास भी इस शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सातवीं अपभ्रंश है पिशाची। पिशाची से लहंदा और पंजाबी, और ये पंजाबी पर भी शोरसेनी अपभ्रंश का काफी प्रभाव है। इस प्रकार कुल 13 भाषाएं अपभ्रंश के विविध रूपों से विकसित हुई है। अपभ्रंश भाषा की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम ध्वनि संबंधी विशेषताएं, शब्द और धातु रूप से संबंधित विशेषताएं और रूप रचना से संबंधित विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। ध्वनिगत विशेषताओं में यह देखने में आता है कि अपभ्रंश की ध्वनियां प्रायः वही है जो पाली और प्राकृत की है, अर्थात कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। दूसरी विशेषता यह है कि री स्वर, जो तत्सम री है, वो री स्वर ध्वनि केवल लेखन में शेष रही, उच्चारण में नहीं। तीसरी विशेषता है कि तालव्य और मूर्धन्य स के स्थान पर प्रायः दंत्य स ही मिलता है। चौथी विशेषता, संस्कृत के तत्सम री के अतिरिक्त सभी स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं। और पांचवी विशेषता यह है कि अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। उ ध्वनि की बहुलता है उसमें, जैसे जग्गू, एक्कू, कारणु, अंत में ह्रस्व उ बहुलता से प्रयुक्त होता है। ध्वनि परिवर्तन भी अपभ्रंश में काफी हुआ है। पाली और प्राकृत वाली ध्वनि परिवर्तन की प्रवृत्तियां अपभ्रंश में और अधिक विकसित हो गई। शब्द का अंतिम स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है और कभी कभी लुप्त भी हो जाता है, जैसे संस्कृत में गर्भिणी। इस गर्भिणी से अपभ्रंश गभीणी हुआ, और इसी प्रकार संस्कृत का शब्द कीटक, कीटक से अपभ्रंश कीड शब्द का विकास हुआ। अपभ्रंश में आद्यक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में या आदि अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता। नौवीं विशेषता यह है कि मैं के स्थान पर वै, जैसे कमल
कमल का कंवल हो जाता है। वै के स्थान पर बै, जैसे वचन, वचन का बायण हो जाता है, बैण। ष्णय के स्थान पर नय होता है, जैसे कृष्ण, कृष्ण के स्थान पर कान हो जाता है। क्षय के स्थान पर संयुक्त व्यंजन क्षय, क्षय के स्थान पर ख मिलता है। पक्षी, पक्षी के स्थान पर पक्षी मिलता है या पक्षी भी मिलता है। य के स्थान पर जय का प्रयोग होता है। युगल, युगल के लिए अपभ्रंश में जुगल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार डै, दै और न, ये तीन वर्ण हैं, इनके स्थान पर अपभ्रंश में प्राय लय हो जाता है। डै, दै, न के स्थान पर लय, जैसे प्रदीप्त, प्रदीप्त का पलित हो जाता है। ये परिवर्तन प्राय अपभ्रंश में देखने को मिलते हैं। एक विशेषता यह भी है कि संयुक्त व्यंजनों में से एक का लोप हो जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। इसको हम क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहते हैं। क्षतिपूरक दीर्घीकरण, जब किसी व्यंजन की क्षति होती है तो अगला वर्ण या पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे संस्कृत में कस्य शब्द था, प्राकृत में कस बना, कै आधा से, पूरा से, ह्रस्व से और दीर्घ से। और अपभ्रंश हो गया कासु, कासु, ये का लोप हुआ और कै में आ की मात्रा और सै में ह्रस्व ऊ की मात्रा का आगमन हो गया। इस प्रकार क्षतिपूरक दीर्घीकरण अपभ्रंश में हमें दिखाई पड़ता है। शब्द और धातुगत विशेषताओं में देखने में आता है कि अपभ्रंश में नाम तथा धातु रूपों की कमी हो गई। नाम और धातु रूप कम हो गए, इससे अपभ्रंश भाषा अधिक सरल होती चली गई। दूसरे, नपुंसक लिंग प्राय लुप्त हो गया। तीसरे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक अधिक महत्व प्राप्त कर गए या कहीं के प्रमुख हो गए। अपभ्रंश में द्विवचन जो प्राकृत में लुप्त हो गया था, अपभ्रंश में भी लुप्त ही रहा। कारक संबंधी विशेषताओं में या कहीं के रूप संबंधी विशेषताओं में अपभ्रंश में तीन कारक समूह, कर्ता कर्म संबोधन का, दूसरा है करण और अधिकरण का समूह और तीसरा है संप्रदान, अपादान और संबंध। ये तीन कारकों के तीन समूह है और दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। इनमें संज्ञा आदि शब्दों के केवल 6 रूप ही शेष रह गए। 3 तो इसके कारक समूहों के और इसको 2 एक वचन और बहुवचन में माने तो 3 गुणा 2 अर्थात 6 रूप शेष रहे। स्वार्थिक दै प्रत्यय का प्रयोग अपभ्रंश में बहुत बढ़ गया। दै प्रत्यय अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। कारकों के लिए स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होने लगा, जैसे कर्ण कारक के लिए सहु या तण संबंध के लिए केर, कर या का तथा अधिकरण कारक के लिए मज्झ या मह का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार क्रिया रूपों में भी संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग होने लगा और तिङन्त रूपों के स्थान पर कृदंत रूपों का प्रयोग बढ़ गया। वाक्य में पदों का स्थान निश्चित हो गया।
शब्द समूह की दृष्टि से देखें तो अपभ्रंश भाषा में सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। उसके बाद देशज शब्द है, तत्सम शब्दों की संख्या बहुत कम है। कुछ विदेशी शब्द मिलते हैं जैसे तुर्क, तहसील, ठक्कुर आदि। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो अपभ्रंश भाषा विकास के उस बिंदु पर पहुंच गई जहां पर वह प्राचीन भारतीय भाषाओं से दूर और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के निकट प्रतीत होने लगी। और वह निकटता इतनी बढ़ती चली गई कि उनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप 1000 से 1200 ईस्वी के बीच का रूप अवहट कहा जाता है। इसको अवहट काल कहते हैं। 1000 से 1200 या 1300 ईस्वी तक के काल को वो एक संक्रमण काल है जिसमें अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होता है। अवहट काल, उसको अवहट काल कहते हैं। उस अवहट को हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। हिंदी का प्रारंभिक रूप इस अवहट या कहें कि पुरानी हिंदी में हमें मिलता है। इस प्रकार अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी है और उसमें भाषिक दृष्टि से वे सभी विशेषताएं हमें मिलती है बिंदु रूप में जो कालांतर में आधुनिक आर्य भाषाओं में विकसित हुई।